कल कुछ झीलें कराई थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी, आपने घर जाके याद किया होगा। याद किया होगा तो उसकी थोड़ी सी एक टेस्ट यहाँ पर ले लेते हैं अपन। चलिए, सबसे पहला एक कौन सी झील पढ़ाई थी मैंने, बताओ? अष्टमुड़ी। बताइए अष्टमुड़ी झील कहाँ पर है? कहाँ पर? केरल में। वेरी गुड। केरल में एक और झील है, वेम्बनाड। पढ़ाई थी क्या? बिल्कुल साहब, अष्टमुड़ी भी पढ़ाई, वेम्बनाड भी पढ़ाई। बताइए कि जो केरल के अंदर नौका दौड़ का आयोजन होता है कौन सी झील में होता है? वेम्बनाड में। क्लियर? ट्रॉफी का नाम है कौन सी ट्रॉफी? नेहरू ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी या नेहरू ट्रॉफी हम बोल सकते हैं। कौन से पर्व पर होता है? ओणम पर्व। की थी ना चर्चा? यस। एक और चेन्नई को पेयजल कौन सी झील पहुंचाती है? वाह, चेन्नई चेम्बरबकम पढ़ाया था ना? यस, चेम्बरमबकम ये था नाम, था क्या? ये चेम्बरमबकम क्या चेन्नई में है क्या? नहीं साहब, नहीं, चेन्नई भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है, लेकिन जिले का नाम लिखाया था मैंने इसका। हाँ, यस यस, यही पूछ रहा हूं मैं, कांचीपुरम। मैंने कल ये बोला था कांचा चीना नहीं लिखना, कांचीपुर। और मैंने बोला था चेन्नई से कितने किलोमीटर दूर? वेरी गुड, दूर है, राइट। चेन्नई में अभी बाढ़ आई थी वर्ष 2000, बोलो, लिखवाया था। और वो बाढ़ आने का नहीं लिखवाया? अरे बावड़ो चाहिए कजोड़, कैसे नहीं बताया? था, बस रखो। 2015 में चेन्नई में आई बाढ़, झील का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया। अच्छा, लिखवाया नहीं था मैंने। जिसके कारण बाढ़ भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा। प्रश्न पूछा गया कि चेन्नई में बाढ़ जो है कौन सी झील के द्वारा, तो झील का नाम था साहब चेम्बरमबकम, राइट। ये नहीं बोला तो था, बस इतना याद रखना। आप चेन्नई का बात आ जाए तो चेन्नई में बाढ़ यही झील लेके आएगी। और ये जरूर लिखवाया था कि चेन्नई शहर से 25 किलोमीटर दूर, लिखवाया था ना। तो चेन्नई में यही है झील, इसको जो पेयजल की। और ये वो लिखवाया था कि ये जो झील है चेन्नई में जलापूर्ति के स्रोत में से एक। ये नोट्स 20 किताबों का एक समग्र समायोजन है। कितनी किताबों का? 20। मतलब अलग से कोई एक पॉइंट भी आपको कहीं अलग नहीं मिलेगा जो लिख रखी होगी। मान लीजिए कोई बकवासबाजी वो नहीं लिखी होगी अपन ने, वो फैक्ट लिखे अपने सारे जो एग्जाम में आते हैं। समझना मेरी बात में? यस, ये मेरे खुद के हैं। तो इसलिए ये जो झील है चेन्नई को वर्ष भर क्या पहुंचाती है? पीने का पानी, जलापूर्ति करती। हाँ, जलापूर्ति सिंचाई के लिए भी हो सकती है, घर के यूज के लिए भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः पेयजल के लिए। किसके लिए? हम बीसलपुर का जो है जयपुर, क्या सिंचाई के लिए पानी लेता है? नहीं साहब, पेयजल के लिए। वो वाली बात कि भाई साहब जयपुर को कौन सी जो जलाशय अब जो कौन सा जलाशय या कौन सा बांध जो है अब पेयजल देता है, तो क्या नाम है? बीसलपुर। उससे पहले रामगढ़ देता था, रामगढ़ मृत हो चुका है क्योंकि जो नदी नालों के द्वारा जो पानी भरता था आसपास के क्षेत्रों में कॉलोनियां वगैरह कट गई, और जो होने की वजह से अब बरसात का पानी पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए सूखा रहता है, वो मृत हो गया। चल रहा उस पर काम, दिखा अभी राज्य सरकार के द्वारा कुछ ऐसे बांधों को। लास्ट अपन ने डल झील के बारे में कराया था, पढ़ाई थी डल, श्रीनगर के अंदर।
सबसे सुंदर, और इसे श्रीनगर का क्या कहते हैं, गहना कहते हैं, या फिर इसके कश्मीर की क्या कहते हैं, शान। सबसे ज्यादा डल झील के अंदर जो है पर्यटक घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में डल झील जरूर जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक नाव है जिसका नाम है शिकारा। शिकारे तो बहुत सारे हो गए, शिकारा एक नाव। शिकारा एक प्रकार की क्या है, नाव। कौन सी झील में, डल झील। क्या ये बात बताइए आपको, यस। तो डल झील में शिकारे मिलते हैं। इसके अलावा जो है पर्यटक यहाँ, अब आज के अखबार में भी आप देखना, अब धीरे धीरे जैसे सर्दी बढ़ेगी, जैसे ही जो है ध्रुवीय पवने इधर उच्च दाब की पवने जो है निम्न दाब की ओर चलेंगी, तो अब धीरे धीरे उत्तरी भारत से जो है शीतलहर क्या शुरू होगी, ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है, तो शीतलहर चलना शुरू होगी। डल झील का आज के अखबार में भी आया है, कल वैसे न्यूज में आ गया था, डल झील के ऊपर की जो परत है वो जमना शुरू हो गई है। क्या शुरू हो गई है, जमना शुरू। क्लियर। तो डल झील के कुछ ही इलाके के अंदर जो है, जैसे कि जो आपको मैंने कल बताया था एक डायग्राम बनवाया था, गगरीबल, बोट, नागिन और लोकुट। अब जो बोट वाला जो एरिया, यहाँ ये सबसे ज्यादा बोट वाला एरिया है ना, इस एरिया के अंदर इन झीलों के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन घूमने वाला जो यही है इधर ही, ताकि सारी गंदगी वगैरह इधर ही हो। तो इसके अंदर ऊपर की परत वगैरह नाव वगैरह चलेगी तो वो टूटती रहेगी, तो ये बाकी सब पूरी जमी हुई रहेगी। तो डल झील को जो है कितने भागों में बांटा गया है, 4। ये भी मैंने आपको लिखाया था, 4 बेसिनों में बांटा गया है, गगरीबल, बोट डल, नागिन झील और लोकुट। कल अपने चित्र बनाया था, डायग्राम बनाया था, यस। इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न जो है वनस्पति मिलती है, कमल के फूल, कल मैंने आपको डायग्राम में कमल ककड़ी भी दिखाई थी, यस, और कुमुद और पानी फल सिंगाड़। आपने कभी देखा नहीं देखा, लेकिन जो मिक्स अचार बनता है, जो डब्बा बंद होता है अन्य राज्यों से जो आता है, उस मिक्स अचार के अंदर होता है साहब कमल ककड़ी, ठीक है ना। ककड़ी जो हमारे राजस्थान में पैदा होती है जायद की फसलों के अंदर, है ना, वो तो गर्मियों के दौरान हम लोग खाते हैं, लेकिन वो ककड़ी की जैसी होती है, उसका जो तना होता है पानी के अंदर गला हुआ रहता है, काफी सारे उसके अंदर मैग्नीज, जैसे जो सिंगाड़े में जो चीजें होती हैं वो सब उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो सब्जी के तौर पर भी उसको खाया जाता है। आपको पता है सिंगाड़ी की भी सब्जी बनती है, सिंगाड़े का आटा भी होता है, व्रत के दौरान खाया जाता है। क्लियर, काफी ठंडा रहता है। तो जिस चीज को फैमिली वाले खाना खाते हैं तो वो चीज ही हम खा रहे हैं। अब कमल ककड़ी हमारे यहाँ पर जो है होती ही नहीं है, कमल के फूल बहुत कम जगह पर होते हैं, समझा मेरी बात। तो इसलिए वो हमारे यहाँ कटहल नहीं होता, और दक्षिण भारत में कटहल खूब होता है, कटहल वहां से आता है। हमारे घर में कटहल की सब्जी नहीं बनती होगी, क्योंकि इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो ऐसे लगते हैं जैसे मांसाहार की जैसी, इसलिए नहीं। सोयाबीन की सब्जी नहीं बनाते, कई सोयाबीन की मंगोड़ी होती है ना, उसकी सब्जी नहीं बनाते, है ना। कई कई जगह पर बनती है कई घरों में, लेकिन कई लोग नहीं बनाते मोस्टली घरों के अंदर। बताओ सोयाबीन की सब्जी बनाते हो क्या आप लोग मोस्टली? बहुत कईयों के बनती है, कईयों का। हमारे तो मेरे तो खानदान में ये कटकल और ये क्या बोलते हैं सोयाबीन, ये कैसा होता है ये टेस्ट कभी देखा ही नहीं होगा उन लोगों ने, बनाती ही नहीं समझा मेरे बात। ये कोई दिक्कत नहीं, हम हमें से डाकी हो गए तो हम दोनों चीजें खाते हैं, हम खुद बनाते हैं। क्लियर, आती नहीं है बनानी, सब्जी नहीं आती, ना सोयाबीन की आती और ना उन लोगों क्या बोलते हैं कटहल की सब्जी आती बनानी। कटहल को पहले जो है घी में या फिर उसमें रोस्ट किया जाता है उनके टुकड़ों को, और आप काटने के लिए हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, पहली बात तो कट ही नहीं सकते। बताओ, नींबू का रस या हाथों को ऑयल भी लगा सकते हैं, नींबू का रस भी लगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश वगैरह बिहार वगैरह ये लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं इन सब्जियों को। क्लियर, यस। छोई हमारे यहाँ चावल पैदा नहीं होता, चावल खाते ही नहीं हमारे, तो चावल तभी बनते हैं। और क्या तो बोले कि साहब बनिए की दुकान पे जाएंगे दो ही बातें होंगी, दस्तावेज रख, बनिए की दुकान पे जाएंगे दो ही बातें होगी, क्या तो हमारे अमावस्या वगैरह होगी तब खीर बना, रांधने के चावल देते साहब, नहीं समझा, फिर खीर के चावल देते, या फिर कोई पावना आ गया बोले साहब रांधने के चावल देते, नहीं समझा, तब वो खिले खिले चावल बन गए, उनके अंदर घी भूरा, सब्जी तो बहुत कम ही डालते, दाल वाल तो। और अब थोड़ी शादी ब्याह चल गए, ये चोचले चल गए, दूसरे राज्यों की चीजें आ गई, तब उसके अंदर सब्जी डाल के खाने लगे। और जब और चावल कई लोग खा लेते हैं, जब तक 2 रोटी ना जरका ले तब तक ये भी नहीं होता कि यार खाना रोटी नहीं खाई, नहीं समझे आप, चावल से पेट नहीं भरता। कई राज्यों में ऐसा तो वो चावल ही खाते हैं सिर्फ मुख्य भोजन, हमारे चावल पैदा ही नहीं होता यहाँ पर, चावल क्यों खाएंगे हैं? हाँ, धापते ही नहीं है, क्यों नहीं धापते? क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं चावल, ये चीजें। तो कमल ककड़ी वगैरह ये हमारे कल्चर में नहीं। सिंगाड़ा तो हमारे यहाँ पर गंदगी खूब रहती है तो खूब उगा देते हैं उसके अंदर। सिंगाड़ा जहां पर पैदा होता है, जिस जगह को आपको अगर दिखा दिया जाए तो आप सिंगाड़ा खाना बंद कर देंगे, समझा मेरे? कीचड़ में होता है सिंगाड़ा, यस, भयंकर। जैसे वो गांव में नाली वाली होती है ना, सड़ती रहती है, यस, वहां पर गंडकड़े उसमें आराम से सोते रहते हैं, वो वाली की बात बता रहा हूँ। दीदी ये धर्मशाला है क्या?
पूछ रहा हूँ मैं, धर्मशाला है गए या फिर अपना घर है? पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही, बैठी बैठी चाबरी ठोक रही। तू नहीं, हाँ हाँ तू तो बहुत, तू नहीं खा रही क्यों? बता, खा रहे हो कम से कम अगले को तो पूछ लो कम से कम, नहीं समझा मेरी बात यार? चल कोई बात, खाओ एंजॉय करो, खूब खाओ, खाओ और खाने दो, लेकिन थोड़ा सा वो रखो मामला। लिखिए साहब, हिमायत सागर। कल ये मैप घर जाकर पढ़ा था क्या? कुछ समझ में आया? बहुत कुछ आया होगा समझ में। लिखिएगा हिमायत सागर, हिमायत सागर। लिखिए, क्या कहना है, डल झील के बारे में पूछ रहे हैं क्या? तो बेटा झील पढ़ा रहा हूं तो झील ही तो पढ़ा है ही। हाँ हिमायत सागर झील है। गजब का क्वेश्चन। देखिए साहब, हिमायत सागर झील, मूसी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया, हिमायत सागर बांध। उसके पीछे जो पानी रुका हुआ है वो क्या है? झील। और इस प्रकार की झीलों कैसी झील बोलते हैं? कृत्रिम झील। क्योंकि बांध किसने बनाया? इंसान ने बनाया। झील शुरू करने पर मैंने आपको कम से कम 1 घंटे तक माथा पच्ची की थी, ताकि आपको चीजें समझ में आएंगे भविष्य के कि कृत्रिम कैसे हुई साहब, राइट? प्राकृतिक क्या होती है और झीलों का प्रकार कौन कौन सा होता है, ये सब भी बताया था मैंने आपको। लिखिएगा, यह झील मूसी नदी पर बनी एक कृत्रिम झील है। यह झील मूसी नदी पर बनी एक कृत्रिम झील है। लिख लिया क्या? मूसी नदी पर बनी एक क्या है? कृत्रिम झील। अब एक बात बताओ, मूसी नदी कौन से शहर के किनारे? हैदराबाद। तो जलापूर्ति किसको होगी? हैदराबाद को होगी। लिखो, हैदराबाद शहर को ब्रैकेट में कर लेना तेलंगाना की राजधानी। और कई विद्वान हिंदी के महान विद्यार्थी तेलंगाना ऐसा लिखना, एक ही लय लगाना, नहीं तो तेल लगाना हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूं, तेलंगाना ऐसे लिखना, ठीक है ना? एक ही लय लगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, ध्यान रखना। और पहले ही आंध्र प्रदेश की थी, आंध्र प्रदेश से टूट करके क्या बना? तेलंगाना बना। और बना तो अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर जो तेलंगाना जो है वो उसके अंदर हैदराबाद रह गया, तो हैदराबाद को बना दिया गया। और अब वर्तमान के अंदर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी अमरावती, राइट? विशाखापट्टनम को जो व्यवसायिक राजधानी बनाया गया है, वहां पर एक कुरनूल करके एक जगह है, उसको वित्तीय राजधानी बनाया गया है, वो उनके हिसाब से। क्लियर? जैसे हमारे राजस्थान की अगर बात करूं, राजस्थान की राजधानी क्या है? औद्योगिक राजधानी क्या है? अब बताओ, औद्योगिक राजधानी। औद्योगिक नगरी, तो वही राजधानी है। कोटा को क्या कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी। क्लियर? किसकी? भारत की राजधानी क्या है? ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, वित्त राजधानी, मैं बता देता हूं। यस यस, कई लोग मुंबई, मुंबई जो है क्या है? वित्तीय राजधानी। ठीक है ना? कानून में पड़ गई थी आवाज मुंबई की, लेकिन बोल नहीं पा रही थी, कोई बात नहीं, होता ऐसा। तो तेलंगाना की राजधानी जो है बना दी गई हैदराबाद। और हैदराबाद में इस मूसी नदी से बाढ़ ना आए, तो ये बाढ़ नियंत्रण का भी काम करती है। लाइन क्या लिखी आपने? शहर को, ठीक है, हाँ ब्रैकेट में कर देना, ब्रैकेट में बंद। तेलंगाना सॉरी हैदराबाद शहर को जलापूर्ति व तेलंगाना शहर को जलापूर्ति व बाढ़ नियंत्रण, तेलंगाना शहर को जलापूर्ति व बाढ़ नियंत्रण
है ना, बाढ़ नियंत्रण व या जलापूर्ति व बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इस झील का निर्माण 1927 में, हिमायत सागर की बात कर रहा हूं, इस झील का निर्माण 1927 में हैदराबाद शहर से 20 किलोमीटर दूर किया गया। ठीक है, और ब्रैकेट में कर देना, डैश करके कर देना, मूसी नदी पर। फिर दोबारा लिख रहा हूं, मूसी नदी पर। तेलंगाना का निजाम था, निजाम सेवंथ, ठीक है, उस राजा का बेटा था, सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था हिमायत अली खान। क्या नाम था? हिमायत अली खान। राजा के, या फिर आज भी अगर देख लें, घर के अंदर दो ही लोग प्रिय होते हैं, क्या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा, लाडला होते हैं। और बड़े को थोड़ी समझदारी जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है तो उसके तरफ कम हो जाता है, फिर छोटे की तरफ ज्यादा कार्यक्रम चलना शुरू हो जाता है। और सबसे ज्यादा बिगड़ेल भी छोटे ही होते हैं। नहीं समझा आप? लाड में बिगड़ गो साहब, नहीं समझा मेरी बात? ये कोई काम धंधा कुछ कोई लेना देना नहीं, मस्त एंजॉय करना, हर शादी ब्याह में दो ड्रेस अगले की फिक्स आना। पता चलता बड़ा बेटा जो पिछले शादी में, जो दूर की बुआ की बेटे की शादी थी वही थी, उस दौरान खुद की शादी में भी वही ड्रेस पहन रहा, वो नहीं समझे आप? यार होता ही है, मैं बड़ा बेटा ही हूं साहब। तो सबसे छोटे बेटे के नाम पर उसने रख दिया, लाडला था साहब उसका, तो हिमायत अली खान। लिखना नहीं है, समझा। इसका निर्माण 1927 में हैदराबाद में, अंतिम जो निजाम था उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। निजाम का नाम क्या था? मीर उस्मान अली खान, उसके शासनकाल में हुआ था। और ये झील लगभग जो है 3.5 किलोमीटर तो लंबी है, और लगभग 17.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर क्या है? फैली हुई है। और साहब इसकी जो जल क्षमता है वो मिलियन क्यूबिक फीट की अगर बात करें तो 2.97, मैं इसकी चर्चा करूंगा आगे मात्रा की बाद में, यानी सर्वाधिक क्षमता है इसकी। और इस झील का मुख्य उद्देश्य दो ही बातें हैं, एक तो क्या करना? जलापूर्ति, और दूसरा बाढ़ नियंत्रण। क्लियर? इसलिए यहां की पर्यटन गतिविधियां सीमित और क्या रहती है? नियंत्रित। क्लियर? यहाँ पे पर्यटन का जो है वो ज्यादा वो नहीं रहता, सीमित। ठीक है, पानी का पूरा जो है उपयोग जलापूर्ति के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पर्यटन जो है ज्यादा पनपता नहीं। ठीक है, लेकिन हिमायत सागर में बोटिंग वगैरह सब चीजें होती, ज्यादा पर्यटक नहीं पहुंचते जी, जैसे डली झील वगैरह में, नक्की झील वगैरह में वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये तो बस एक लास्ट बात लिख लेना पॉइंट बना करके, यह झील 17.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 17.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, और एक लाइन और लिख लो, हैदराबाद के अंतिम निजाम, हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान मीर उस्मान अली खान, ये झील का निर्माण अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान ने करवाया। और इसका नाम अपने सबसे छोटे बेटे
सबसे छोटे बेटे हिमायत अली खान के नाम पर, हिमायत अली खान के नाम पर हिमायत सागर रखा। क्या रखा? हिमायत सागर। डन साहब, लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखिएगा झील का नाम हुसैन सागर। हुसैन सागर। लिखिए हुसैन सागर लिखिएगा। इस झील का निर्माण रुकना साहब, देखना बोर्ड, 1562 में कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो कुतुब शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब हम नहीं आप पढ़ेंगे, तो कुतुब शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो तेलंगाना के निजाम और इन शासकों के बारे, इनके बारे में भी चर्चा आएगी और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या योगदान दिया, जिसके अंदर इन झीलों का भी नाम भी आएगा। हमारा झील टॉपिक चल रहा है तो इसलिए इतिहास की कुछ बात मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका निर्माण जो है कुतुब शाही सुल्तान, जिसका नाम था कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा किया गया, सुल्तान मोहम्मद शाह कुतुब द्वारा। और झील का नाम जो है उनके दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब होता है जो उनके विचारों को बढ़ाने वाले लोग, जो उनके शासन में, उनकी मंडली में, उनके मंत्रिमंडल में होते हैं। कोई क्लर्क होता है, कोई मैनेजमेंट करता होता है, कोई सेनापति होता है, वो सब उनके साथ में बैठते हैं। तो दार्शनिक था जिसका नाम था हुसैन शाह। क्या नाम था? जो इस शासक के काफी प्रिय था। पता नहीं इसने क्यों अपने बच्चों के नाम पे नहीं रखा, लेकिन हुसैन शाह इसका प्रिय था। प्रिय होने की वजह से इस झील का नाम ही उसने क्या रख दिया? हुसैन सागर। और इसने बनवाया, यानी कि कृत्रिम झील है। वहां के किसी बरसाती नाले या उनके पानियों को रोक करके जो है वो कृत्रिम झील बनी है। और इसका भी मुख्य उद्देश्य, अगर कोई भी कृत्रिम झील बनेगी तो उसका एक मुख्य उद्देश्य तो रहेगा साहब, वो रहेगा साहब पेयजल। क्या रहेगा? पेयजल, जलापूर्ति। उदयपुर में कई सारी जो झीलें, कृत्रिम झीलें बनी हैं, हमारे राजस्थान में कई सारी कृत्रिम झीलें बनी हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि साहब वहां के राजा ने 50-60 हजार लोगों को एक साथ मजदूरी पर लगाया और झील का बनने का कार्यक्रम कम से कम 15 साल तक, 15 साल तक झीलों की खुदाई हुई। तभी तो इतने बड़े लेवल पर बनेंगे तो साहब कितनी मिट्टी को बाहर निकालना पड़ेगा, प्लस नदी नालों का पानी उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी ताकि वो झील भर जाए। तो वो और कैसे भरेगी? ऐसा होता नहीं कि भाई किसी हेडपंप से नलका भर करके, नलके से मटका भर भर के डालेंगे। पहली बात तो हेडपंप नलके हुआ ही नहीं करते थे, पहले नल हुआ ही नहीं करते थे, पहले नदी नालों का पानी प्रयोग में लिया जाता था। तो मुख्य जो कृत्रिम झील है उसका एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? जलापूर्ति। ठीक है। और दूसरा एक और करने लगे, वो क्या हो गई? सिंचाई। ये अभी वर्तमान में जलापूर्ति, जिसमें जो है पेयजल और क्या है? सिंचाई के लिए। इस झील के पास में एक तो चार मीनार है साहब। क्या है? चार मीनार। पूछा जाए चार मीनार कहां पर है, तो चार मीनार है साहब हैदराबाद में। कहां पर है? अभी दिखाता हूं मैं आपको। और इस झील के बिल्कुल मध्य में अभी वर्तमान में बनाई गई है लगभग 16 मीटर यानी 52 फीट ऊंची भगवान किसकी? बुद्ध की मूर्ति, जो 1992 में स्थापित की गई और इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। और मूर्ति जो है झील के अंदर एक कृत्रिम द्वीप बनाया गया, कृत्रिम द्वीप बनाया गया, पत्थर वगैरह सब लगा करके, उसकी जो है सीमेंट वगैरह लगा करके उसके ऊपर कृत्रिम द्वीप बनाया गया, जो विशेष रूप से पर्यटकों के लिए क्या है? आकर्षण का केंद्र। यानी हुसैन सागर के अंदर पर्यटक भी आते हैं क्योंकि बीचों बीच जो है एक 52 फीट ऊंची विशाल किसकी? महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति लगाई गई है। और उसके किनारे पर क्या है? चार मीनार।
इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो साहब ये जो है लगभग 5.7 किलोमीटर लंबी और 2.3 किलोमीटर चौड़ी है। दोनों को इंटू कर देंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये जो झील है वो अर्धचंद्राकार है। कैसी है? अर्धचंद्राकार, यानी एक तरफ से पूरी जो है गोल है और एक तरफ से जो है शहर का हिस्सा आ जाता है। ठीक है कहां पर? तो ये भी है हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर के बिल्कुल केंद्र में है और इसका जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। लिखेगा सब। इस झील का निर्माण 16वीं शताब्दी में डैश करके लिखना 1562। 16वीं शताब्दी में डैश करके लिखिएगा 1562 में सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, बोर्ड पर देख लेना कहीं गंडा गड्ढे का नाम कुछ ऐसा छाप दो आप लोग। तो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा किया गया देख लिया। यह झील तेलंगाना राज्य में हैदराबाद शहर के मध्य में केंद्र में अर्धचंद्राकार में फैली हुई है। इस झील के किनारे चार मीनार स्थित है। इस झील के किनारे क्या स्थित है साहब? चार मीनार स्थित है। झील के मध्य में महात्मा बुद्ध की, भगवान ही है, महात्मा बुद्ध की 52 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है। ध्यान देना साहब, ये है साहब तेलंगाना और शहर है हैदराबाद और हैदराबाद शहर के बिल्कुल मध्य में एक क्या है? झील। और पूरे जो हैदराबाद शहर को जलापूर्ति जो करती है वो यही झील करती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। और इसके बिल्कुल मध्य में एक जो है इन्होंने द्वीप बनाया है और उस द्वीप के ऊपर जो है दिख जा रहा है, इस द्वीप के ऊपर जो है महात्मा बुद्ध की 52 फीट ऊंची एक क्या है? प्रतिमा, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। दिख रही है साहब? यस, ये झील के मध्य में। और कैसे फैली हुई है? अर्धचंद्राकार। ठीक है। इसके बगल के अंदर ही चार मीनार हैं और वो चार मीनार मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही।
कोई बात नहीं, अभी चार मीनार भी अपन छाप देते हैं। चार मीनार क्या चीज है वो भी देख लो। चार ऐसे बड़े खंबे और मीनारों के रूप में बनाए गए हैं, बीच में पूरा चार मीनार, ये आगे दिखाई दे रही क्या? ये है चार मीनार, ठीक है। यस, तेलंगाना के अंदर है। यस, कई सोच रहे होंगे चलो घूमने चलेंगे, पहले जयपुर ढंग से घूम लो गरीबों, उसके बाद में देखना, ठीक। हाँ, मारा तो गोद आएडा जो ते सारा ही आप ले चलना। देखो, खूब पर्यटक आते हैं और आप लोग इसकी गोलाई भी देख सकते हैं कैसे फैली हुई है, अर्धचंद्राकार। समझ गया मेरी बात? यस, बताओ, देखो कैसे सर्च कर करके दिखा रहा हूं मैं आपको। बताओ कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए। मेरा बस चले तो मूर्ति सामने दिखा दूं मैं तुम्हें। आप क्या करके दिखाओ? घुमाने ले चलो हैं गरीबों। चलेंगे कभी, देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, विचार करेंगे। यस, लिखिएगा। इस झील का उपयोग पेयजल व सिंचाई के लिए किया जाता है। इस झील का उपयोग पेयजल व सिंचाई के लिए किया जाता है। लिख लिया? लिखिए साहब, कलिबेली झील। मुंह मत बनाओ, झील का नाम लिख लो, कलिबेली। और लिख लीजिएगा, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में, तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में तटीय लैगून झील, यानी इसका निर्माण किससे हुआ है? बोलो। हाँ, लैगून से हुआ, समुद्र के पानी से हुआ। जो समुद्र के पानी से हुआ उसको लैगून बोलते, तट के किनारे होता। पानी कैसा है इसका फिर? खारा। तो जलापूर्ति वगैरह कुछ होगी नहीं, लेकिन किन के लिए बढ़िया काम हो जाएगा? पक्षियों के लिए। तो इसलिए क्या बना देंगे? रामसर साइट। लिखिएगा, यह एक तटीय लैगून झील है। यह एक तटीय लैगून झील है। और एक बात और लिख लेना, 2019 में इसे रामसर साइट आर्द्रभूमि 2019 में इसे रामसर साइट आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया। लिखेगा, यहां जैव विविधता, यहां जैव विविधता, ठीक है, इसका मतलब होता है विभिन्न पक्षियों की प्रजाति, कीड़े मकोड़ों की प्रजाति, कीट पतंगों की प्रजाति, पशु पक्षियों की प्रजाति, मुख्यतः पक्षियों की प्रजाति वो है बहुत ज्यादा संख्या में पाई जाती है। यह है, क्या लिखा आपने? यह झील सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती। लिखेगा साहब, खजियार झील। खजियार झील, खजियार झील
हिमाचल प्रदेश के चंबा, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में खजियार गांव में स्थित एक खूबसूरत झील, ब्यूटीफुल, बिल्कुल मेरी तरह, खजियार गांव में स्थित एक खूबसूरत झील कभी हिमाचल प्रदेश जाओगे तो वहां पर एक शहर है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी नगर। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी नगर। वो बहुत अच्छा शहर है, मतलब जगह है घूमने के लिए। वहां पर प्राकृतिक पूरे वादियां वगैरह, पहाड़ियां और पूरा घनी जंगलों वाला सदाबहार वृक्षों वाला एरिया है। उससे 24 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जब कभी भविष्य में आप हिमाचल प्रदेश जब जाएंगे लाइफ में तो अपनी कॉपी साथ ले जाना। डलहौजी नगर से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। जो भी ब्यूटीफुल झील वहां पर दिख जाए तो समझना ये कौन सी है? खजियार। क्लियर? यस, मैं नहीं, खजियार झील होगी। लिखेगा सुंदर होने के कारण, सुंदर हो, जो भी लोग हंस रहे हैं वो जलते हैं मेरे से। सुंदर होने के कारण यह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। वो एक नैया ही नहीं, अभी 70 बात बता दी थी मेरे को। बताओ, है ना? शांति है ना बिल्कुल एकदम। यस, ऐसे मत बोलो उसकी फ्रेंड का दिमाग खराब हो जाएगा। हैं? माथा दुख रही हो? लिखेगा क्या बात हो गई है? तो रो क्यों रही है तुम? और फ्रेंड की याद आ रही है? फ्रेंड तो कोई ढंग की देखती फिर तुम। सुंदर होने के कारण है पर्यटकों के बीच क्या है? लोकप्रिय है। इसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसे हिमाचल प्रदेश का मिनी क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड। भाई ये सुंदर इसलिए है क्योंकि चारों तरफ जो है देवदार के वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं? देवदार। देवदार के जो वृक्ष होते हैं देखो साहब, वो ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, काफी बड़े होते हैं। गरीबों तुम बस इतना ही जानते हो लाइफ में क्रिसमस, नहीं समझा मेरी बात? ये क्रिसमस वो नहीं होता, ठीक है ना? ट्री, हाँ, वो क्रिसमस के दिन ईसाई धर्म के लोग उस पेड़ को या आर्टिफिशियल पेड़ के ऊपर जो है सजावट करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्रिसमस क्यों मना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और फिर भी बस क्रिसमस है आज, नहीं समझा? बस मुंह पाड़ ले। सांता कौन था, कौन सांता बनता है, नहीं समझा मेरी बात? है आप लोग हंसे क्यों? सांता ही तो बोला, और क्या बोला? आप लोग हिंदी की पूंछड़ी तोड़ करके इसको सांता कर देते हैं क्योंकि तुम लोग एक ही चीज जानते हो, संत, तो सांता। इसका नाम सांता है। वो आता है और वो बोलो साहब वो गिफ्ट देके जाएगा, फलाना देगा, ये देगा। चौको में तो कौन जाना। तो क्रिसमस नहीं, ये देवदार के वृक्ष होते हैं। किसके वृक्ष होते हैं? ये देवदार। इसके अलावा यहां पर चीड़ के पेड़, किसके पेड़? पाइन, नमी वाले क्षेत्र में रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं ये पेड़, यहां के घर भी आप बचपन के अंदर ये खूब बनाए होंगे इस प्रकार से। यस, बनाए होंगे ना आपने? यस, ऐसे, यही
आता था, उसके अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें, है ना? अच्छा खिड़की भी रहेगी क्या? अरे अरे महादेव ले साहब, खिड़की बोले ऊपर चिमनी। अभी चिमनी भी हमारे घरों में तो नहीं होती चिमनी, क्योंकि ये जो क्षेत्रों के अंदर गर्म होता है, ये लोग वहां पर जो है चूल्हा हीटर जला के रखते हैं, लकड़ी चलती रहती, और ताकि उसका धुआं इधर से बाहर निकल जाए। अगर आप धुआं बाहर नहीं निकला, अंदर धुआं हो गया, तो सब धुआं धुआं सब मर जाएंगे, ध्यान रखना। कभी एक बंद कमरे में सिगड़ी जला करके सोना, तो अगले दिन झीले जो है कहीं और ही पढ़ोगे आप, नहीं समझा मेरी बात, यहाँ नहीं पढ़ोगे आप, संख्या कम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? यस। सर दर्द हो रहा है क्या तेरी? तो किसी ने कुछ कह दिया, झगड़ा हो गया उससे? हाँ अब नहीं बोली कुछ, इसका मतलब झगड़ा तो घर वालों से माथा फोड़ी होगी। तो तू मेरे से गोदम करना चाहती है? तो कैसा? ये इसलिए मनाए जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि वो लोग चिमनी इसलिए, क्योंकि अंदर की तरफ वो लोग ऐसा गर्म रखते हैं पूरे कमरे को, और धुआं बाहर निकल जाए, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ना पैदा हो, क्योंकि ये पैदा हो गई, हम श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी ऑक्सीजन को खा जाएगी वो जलता हुआ सिगड़ी, जलता हुआ चूल्हा, और अंदर ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी, और हम बोल भी नहीं पाएंगे, उठ भी नहीं पाएंगे, और हमारा दम घुट करके हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। सर्दियों में भी देखना अखबारों के अंदर कई खबर आएगी, जिन लोगों को पता नहीं होता वो पूरे खिड़की उड़की बंद कर ले, ताकि कमरा बोले साहब जो है गर्म हो जाए। क्लियर? सुबह पता चले कि भाई कोई बात, तो इसलिए ध्यान रखना, चाहे आपने सी लाग रही हो कोई दिक्कत नहीं, चल रजाई 5 ओढ़ लेना, लेकिन हीटर मत जलाना। कोयले वाले की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक तो जला लेना, इलेक्ट्रॉनिक की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे धुआं थोड़ा निकलती है। यस, वो तो फिर लास्ट में महीने के दिन ही धुआं निकालेगा, आप नहीं समझा मेरी बात? यस, अरे कहने का मतलब बिल आएगा बिजली का। ये इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जब बर्फ गिरती है, जब यहां पर तेज संघनन होता है, संघनन की प्रक्रिया, जब जलवाष्प वगैरह ऊपर जाकर के ध्रुवीय पवनों से मिलते हैं, और जब बारिश की जगह यहां पर वो बारिश फोम के रूप में गिरती है, उसको स्नोफॉल बोलते हैं, और ये जब होगा तो यहां पर बर्फ गिरेगी, बर्फ जमेगी, तो बर्फ जो है यहां गिरेगी तो मकान के ऊपर ना रहे, वो सीधी जो है फिसल करके नीचे गिर जाए। इसलिए जैसे तुम लोग राजस्थान में करते हो ना, बोरी बिस्तर लेके छत पे सोला, नहीं समझा मेरी बात? यस, पता चले जो यहाँ सो गया, सुबह वो बगल में किसी झाड़ में पड़ा हुआ मिला, नहीं समझा मेरी बात? तो वो छत पे नहीं सोता है, पहली बात वो अंदर। दूसरा, ये पेड़ इसलिए होते हैं कि पेड़ का भी यही सिस्टम है, ताकि बर्फ गिरे तो बर्फ सीधी, कोई बोले बड़ा हूं मैं तो झांटी का पेड़ लगाऊंगा यहाँ पर, नहीं समझा? खेजड़ी का पेड़ लगा दिया, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में भर करके ले जाना उसको, या लगा देना। और जैसी बरसात के दौरान या गर्मी में आपने लगाया, और जैसी सर्दी का मौसम आया और वहां पर जब स्नोफॉल हुई, तो ये मुंह पाड़ के पड़ा रहेगा, नहीं समझा मेरी बात? यस, पता चले कि जड़ वड़ सब उखड़ गई, यस, और तुम्हारा दिल उखड़ गया, बोले साहब ये क्यों नहीं? अरे तो भाई वहां का क्लाइमेट में है ही नहीं, ये हमारे राजस्थान के अंदर होगा छोटी पत्तियों वाले, यहाँ चाहे बड़ी पत्तियां हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोटी पत्तियों के पेड़ होंगे, ताकि सूर्य का प्रकाश, सूर्यताप ज्यादा पड़ेगा तो पत्तियों को सुखा नहीं पाएगा, और पत्ती को नहीं सुखा पाएगा तो पूरा पेड़ भी नहीं सूख पाएगा। इसलिए बेर के पेड़, झाड़ी के पेड़, उनमें पत्तियां छोटी छोटी होती है, और जहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, तो वहां पर पत्तियां ही कांटों का रूप ले लेती है, जैसे कैक्टस, इंग्लिश में जिसको अपन बोलते हैं थोर, उसे हिंदी में बोलते हैं थोर, नागफनी, वो सब उसकी पत्तियां सब क्या बन जाती है? कांटा बन जाती है। कैर का पेड़, कैर का पेड़ आपने देखा होगा, सारी पत्तियां झड़ जाती है, होती नहीं है, उसमें सिर्फ टीट, अरे टीट जिसका चार बनाते हो आप लोग, कैर का चार, टीट का चार, उसकी बात कर रहा हूं। वो बेर, और प्लीज बेर ही होता, वो बोर नहीं होता। राम ने सबरी के बेर खाए थे, बोर नहीं खाए थे, ये तुम लोग बोलते बोर, और अब कई ये कहते हैं हम चोमू वाले करते बोर, बोर ले लो बोर, कत्ता का दिया 100 रुपए 3 किलो ले जाओ बोर, नहीं समझा? यस, वो नहीं, बोर नहीं होता, बेर होता, तो ये हमारे राजस्थान में होगा। कीप या खीप, नाम सुना हो आपने? खीप या कीप, जो भी होता है, झाड़ी होती, कूचे, झुंडे, पुड़िया, झाड़
झाड़ू भी बनाते हैं, उसके अंदर जो सरकंडे निकलते हैं उससे जो है मुड्डे बनाते हैं, उसको छील करके भी, और या फिर उनको इकट्ठे करके और एक लकड़ी की उससे कूट करके जेवड़ी बनाते हैं। बहुत काम आते हैं ये चीजें हमारी, ये सब जितनी आपको दिखाई सब हम काम में लेते हैं। समझा मेरी बात? यस। इधर पश्चिमी राजस्थान में रोइडा वगैरह होता है तो उसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, और उस लकड़ी से जो है जैसे घर जो बनाते हैं, और घर के ऊपर जैसे घर बनाया और घर की जो छान होती है ऊपर की तरफ, वो क्या तो कूचे झुंडे पूलियों से बनेगी, नहीं तो फिर उसको जो है अन्य दूसरी जो झाड़ियां होती हैं उनको लगा करके बनाई जाती है। गर्मियों के दौरान कभी भी ऐसे कच्चे मकान में आप जाएंगे ना, बहुत ठंडा रहता है साहब गर्मी, क्योंकि ये दीवार भी पत्थर प्लस पीली मिट्टी जो गोबर मिला करके उसकी चुनाई करते हैं साहब। और सीमेंट तो अब चली है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एस्बेस्टोस, चूना और जिप्सम, ये तीनों की मात्रा ज्यादा निकलती है। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, टॉप पर है, क्योंकि कच्चा माल एस्बेस्टोस मिट्टी से निकलता है, चूना पाया जाता है, और जिप्सम, ये भी जिप्सम यानी ये जो अपन पीओपी करते हैं वो, उन तीनों को मिलाकर के सीमेंट बनाई जाती है। इसलिए सीमेंट उद्योग ज्यादा होंगे क्योंकि कच्चा माल यहाँ पैदा हो रहा है। गुड़ क्यों नहीं बनता? कि गन्ना पैदा नहीं होता। और दूसरी चीजें उत्तर प्रदेश बिहार से क्यों आती है? चावल वगैरह ये सब चीजें उनसे बनने वाली चीजें सब वहीं से होती है। चीनी वगैरह गन्ना सब उत्तर प्रदेश में पैदा होता। पानी की खूब गंगा नदी पढ़ाई थी अपन ने, सब पूरे राज्यों पूरे जिले के अंदर जा रहा है, प्रत्येक जिलों के अंदर पानी पहुंच रहा है प्रत्येक नदियों के द्वारा। पानी कमी नहीं है वहां पे, नलकूप होते ही नहीं। हमारे यहाँ तो नलकूप करते हैं हम लोग, अरे बोरिंग खोदाते हैं कि नहीं खोदाते क्या? क्योंकि नहरें ही नहीं है यहाँ पे, वहां नहरों से पानी जा रहा है सब खेतों के अंदर। ये तो सब जगह पर जैसा वहां की जलवायु वैसी वहां के पेड़ पौधे भी होते हैं, वैसे वहां के जो जानवर भी होते हैं। समझा मेरी बात? ये अब आप बोलोगे नहीं साहब हम ऊंट को तो यहाँ लेके जाएंगे हिमाचल प्रदेश में और ऊपर वाले इलाके में जहां भयंकर ठंड पड़ती है वहां भी ऊंट होते हैं, और वहां पर ऊंट होते हैं बैक्टीरियल ऊंट। कैसे ऊंट होते हैं? आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था क्या यहाँ पर? अच्छा, मैंने खुद ने बनाया था। देखो मैं चित्रकार बचपन से ही बहुत खतरनाक हूँ, नहीं समझा मेरी बात? यस, इस चीज पे कभी समझे आदमी में खतरनाक हूँ ये मत सोचिएगा आप लोग। यस, हाँ, ये होते बैक्टीरियल ऊंट, तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। हाँ ऊंट है ये, नहीं लामा अलग चीज होती है, लामा जो बोल रहे वो अलग चीज होती है। यस, ये ऊंट है सब, कैमल, ठीक है। यस, सबसे बड़ी बात तो जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर ऊपर वो लगाते हैं लकड़ी का यहाँ से, यस, वो से एक ही पकड़ के रहते हैं। यहाँ तो पीछे सिराना भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाए तो आराम से, पीछे सीट है बस, और आगे पकड़ लो स्टीयरिंग या चलने दो, चलता रहेगा आदमी, उछलता रहेगा उसके अंदर। यस यस। और कई लोग ऊंट पर जब बैठते हैं तो कई लोग गिर भी जाते हैं क्योंकि वो उनको बैठना नहीं आता, नहीं समझे आप? यस, पूरा ये देखो बर्फीले इलाके को अंदर होता है। अरे बाल इसलिए बढ़े हैं ताकि ठंड के अंदर खुद का बचाव कर सके, प्राकृतिक रूप से कम्बल है इनके अंदर, खुद कम्बल ओढ़ रखा है इनने प्राकृतिक रूप से। और हमारे वाले ऊंट की खाल जो है मोटी होती है ताकि कितना भी धूप पड़े पसीना नहीं आएगा उसको, तो खाल मोटी है। और इनके कुबड़ के अंदर, यानी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने भी ऊंट है हमारे राजस्थान के अंदर, वो 7-8 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुबड़ के अंदर फैट जमा हो जाता है। और ये लोगों की जो अब 2 हैं तो जीने की जो है कैपेसिटी कितनी होगी? डबल। तो 15-20 दिन तक इनको कुछ ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फैट इनमें जमा हो जाता है ताकि शरीर के अंदर पोषण मिलता रहे। 7 दिनों तक 14 दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं, क्योंकि एक साथ ही स्टोर कर लेते हैं अपनी चीज। ऐसे वातावरण में पैदा हो तो सब जगह पर अलग अलग, ठीक है। चलिए कोई बात, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अगली जो झील थी अपनी वो आ रही है साहब, पढ़ ली हमने हिमाचल प्रदेश वाली खजियार, 1-2 लाइन और लिख लो। लास्ट क्या लिखी अपन ने? सबसे मिनी स्विट्जरलैंड, बस बात खत्म, पर्यटकों के लिए है, बस खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, कोलेरू झील। कोलेरू झील,
चिल्का झील और पुलिकट झील, ये सब समुद्र के पानी द्वारा, किसके द्वारा? समुद्र के पानी द्वारा बनी। तो ये दोनों ही लैगून या तटीय झील है। तट के किनारे हैं तो तटीय होगी, या फिर लैगून खारे पानी की। तट के किनारे तो कोलेरू भी, तो ये भी महासागरों से होनी चाहिए, ये भी लैगून होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मीठे पानी की है। तो बोला साहब ये मीठे पानी की कैसे बनी जब बाकी ये दोनों हो गई, ये दोनों खारी है। लैगून का मतलब ही खारी झील होता है, क्योंकि समुद्र के पानी से बनी, तो ये मीठे पानी की हो गई। ये इसलिए है कि ऊपर से तो एक नदी आती है गोदावरी। कौन सी नदी आती है? गोदावरी। ध्यान देना, ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है गोदावरी, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा, इनकी सहायक नदियां, इनका पानी आकर के और एक बड़े खड्डे अवसाद नुमा क्षेत्र के अंदर भर जाता है, और नदी, बरसात, सबका पानी, उससे बनने वाली झील हमेशा कौन से पानी की होगी? ये समुद्र से नहीं बनी, ये इन दोनों नदियों के बेसिनों से, इनसे आए हुए जल से बनी। और हमेशा नदियों का पानी कैसा होगा? मीठा, स्वच्छ जल होगा हमेशा, ठीक है, खारा कभी नहीं होगा। लेकिन कहीं अभी अभी दिमाग लगा लो आप, सर ऐसे कैसे कह रहे हो, खारी नदी तो हमारे राजस्थान में भी है। अरे भाई साहब, लूनी नदी जब निकलती है ना नाग पहाड़ियों से, अजमेर से, और उसके बाद में जब बालोतरा में जाती है, तो बालोतरा क्षेत्र के अंदर मिट्टी के अंदर लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और केसी आकर्षण होता है। मिट्टी, जो मिट्टी के अंदर का जो लवण है पानी के साथ में घुलता है, और घुलने के बाद में पानी को कैसा कर देता है? खारा। तो भाई साहब यहां तक तो ये मीठा ही रहता है, बाद में तो कुछ भी हो। यमुना नदी भी शुरू में तो बहुत बढ़िया तरीके से निकलती है, ऊपर के क्षेत्रों के अंदर जो है लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ज्यादा जनसंख्या, हम केमिकल डाल करके हमने तो खराब तो कहां कर दिया? दिल्ली, आगरा, वहां पर कर दिया जाकर के इसको। तो नदी हमेशा स्वच्छ जल का स्रोत होती है, हमेशा स्वच्छ जल का, और मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है नदियां। हमारी एक तरह से जो है हृदय के रूप में काम करती है, हार्टबीट के रूप में काम करती है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्टबीट जरूरी है, वैसे काम करती है। और इन नदियों के जल के द्वारा ही ये झील बनी है कोलेरू, बिल्कुल मध्य में, जिसका एक छोटा सा डायग्राम अगर मैं यहां पे दिखाऊं, ये देखिए ऊपर कौन सी नदी? गोदावरी, ये कौन सी? कृष्णा। समुद्र का कोई लेना देना नहीं इससे। और ये कोलेरू झील जो पड़ती है, तो देखो डायग्राम के अंदर भी मैंने बना रखा, ऊपर आंध्र प्रदेश, सॉरी ऊपर उड़ीसा, फिर कौन सा आ रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है, पुलिकट का भी कुछ हिस्सा कैसे में आता है? आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट का कुछ हिस्सा तमिलनाडु। पुलिकट और चिल्का दोनों पढ़ा चुका हूं मैं आपको। चल रही कौन सी? कोलेरू। छापो। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में स्थित मीठे जल की झील, इस झील का निर्माण कृष्णा व गोदावरी नदी बेसिनों से, नदी बेसिन से होता है। यहां दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी
आते हैं और इसे बर्ड वाचिंग स्थल के रूप में बर्ड वाचिंग स्थल के रूप में बनाया गया है। बर्ड वाचिंग स्थल के रूप में बनाया गया है। 2019 में 2019 में इसे आर्द्र भूमि बनाया गया। उन्नीस सौ 99 में यूनेस्को द्वारा इसे 1999 में यूनेस्को द्वारा इसे एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। ठीक है। और कई विदेशी प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं और इसमें पोल्यूशन जो है कम हो। पहले पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए 2019 में इसको क्या बनाया गया, रामसर साइट। रामसर साइट बन गया, मतलब जितने भी पोल्यूशन वगैरह पर्यटक वगैरह वो सब रोक दिया जाएगा कार्यक्रम। क्लियर। रामसर का मतलब ये हो गया कि ये पूरी भूमि सिर्फ किसके लिए है, पक्षियों के लिए। क्लियर। अरे भाई इस धरती पर जितना हमारा अधिकार है उतना क्या पशु पक्षियों का नहीं है क्या, बिल्कुल है। इसलिए रामसर का मतलब ये है। और बहुत अच्छी स्कीम है कि जब से चलाई गई है 1971 के बाद में। 1981 में हमारे यहाँ पर जो है चिल्का झील को बनाया गया था, जो कि सबसे पहली लिखवाया था मैंने 1981 1981। सम्मेलन 1971 में हुआ था। 10 साल बाद भी हमें समझ में आया था किस किस को बनाना है। और हमारी देश की तरफ से जो वहां पर उस सम्मेलन में भाग लिए थे उनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर, एक दिन फोटो दिखाई थी मैंने आपको, पहले शिकारी था बाद। और यहाँ पर जो है साइबेरिया वगैरह पूर्वी रूस से कई सारे जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी आएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या घोषित करना पड़ेगा, रामसर साइट, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। बगुले वगैरह, सारस वगैरह, पेल्किन, अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर पहुँचते हैं इसलिए। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत में जो है इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी जो है यहाँ की जैव विविधता को नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे कोई मछली पकड़ना, मछली पकड़ेंगे तो यहाँ फिर पक्षी क्या खाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी पेड़ पौधे को काटना, इनको काटेंगे तो बाकी पशु पक्षी कहाँ पर रुकेंगे, पक्षी पेड़ों पर ही तो रहते हैं, तो इसको नहीं काटना। तो ये संरक्षित घोषित किया, अधिसूचित किया गया 1999। नेक्स्ट लिखिएगा लोकटक झील। लोकटक झील लिखिए। लोकटक आपको याद होगा भाई, कल मैंने केबुलाम जाओ पार्क बताया था आपको, ये उसी झील की बात कर रहा हूं। और ये झील जो है लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर के अंदर। देखो आप, ये यहां पर ये झील और इसके जो वनस्पति है उन वनस्पतियों के ऊपर टापू बन गए, टापुओं के ऊपर घर बना दिए गए, इसलिए इसको तैरता हुआ पार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तैरता हुआ पार्क। लिखिएगा मणिपुर राज्य में इम्फाल जिले में, इम्फाल, अरे मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जो नहीं लिख पा रहे वो इम्फाल ऐसे लिखा जाता है ना, अनपढ़ो। एक महत्वपूर्ण और अनोखी झील है, एक महत्वपूर्ण और अनोखी झील है।
कैसी है? अनोखी झील है। ध्यान देना, इसकी विशेषता ये है कि साहब यहां पर जो फ्लोटिंग आइलैंड कहते हैं इसको, तैरती हुई झील कहते हैं इसको, क्योंकि साहब इसके अंदर फुमडीज तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। इंग्लिश में फुमडीज होता है तैरते हुए द्वीप, और वहां की स्थानीय भाषा में इनको फुमदी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग आइलैंड जैविक पदार्थों, घास और पौधों की परत से बने हुए होते हैं और झील की सतह पर क्या करते हैं? तैरते हैं। और इस झील के फ्लोटिंग आइलैंड जैव विविधता, सांस्कृतिक महत्व को इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल बनाते हैं। लिखेगा, झील में फुमडीज, झील में फुमडीज ओब्लिक तैरते हुए द्वीप ओब्लिक फ्लोटिंग आइलैंड, आइलैंड का मतलब द्वीप होता है साहब, फ्लोटिंग मतलब तैरना, फ्लोटिंग आइलैंड मिलते हैं। ठीक है, लिखिएगा, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी भी कहते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी भी कहते हैं। फुमदी कहते हैं। ये फुमडीज, नेक्स्ट लाइन, ये फुमडीज जैविक पदार्थ घास और पौधों की परत से बने होते हैं। पौधों की परत का मतलब पत्ते, उनकी छाल, उनकी जड़ें, उनके शेष टुकड़े, नहीं समझा मेरी बात? यस, जो भी वो सब पदार्थ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यस, से बने होते हैं और झील की सतह पर तैरते हैं, एवं झील की सतह पर तैरते। उन्नीस सौ 85 में इसे आर्द्र भूमि, ठीक है, चाहे आर्द्र भूमि बोलो, चाहे वेटलैंड बोलो, चाहे रामसर साइट बोलो, तीनों एक ही नाम, अलग अलग नहीं है। कहीं पर मैं वेटलैंड लिखा रहा हूं, कहीं पर आर्द्र भूमि, कहीं पर रामसर साइट, एक ही ओब्लिक करके भी लिखवाता हूं मैं, लेकिन एक ही शब्द लिखवा। तो 1985 में इसे आर्द्र भूमि घोषित किया गया। उन्नीस सौ 90 में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, सुनिएगा साहब, इस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब क्लास का मतलब सब अलग अलग देश से, और प्रत्येक क्लास के अंदर जो है कुछ 10-10 विद्यार्थी, जैसे कि किसी देश के अंदर आर्द्र भूमि, समझना मेरी बात में, पूरे विश्व के अंदर। तो उनमें से भी पूरी क्लास में से भी कोई एक या दो को, जो बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ने में अच्छे या फिर कुछ भी, जो या फिर स्कूल कॉलेज के कोई भी फंक्शन के अंदर मैनेजमेंट के रूप में जिनको शामिल करें, कोई 50 बच्चे, और वो 50 बच्चे प्रत्येक अलग अलग क्लास से,
तो ऐसे ही एक लिस्ट बनाई गई अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, कि ऐसी आर्द्र भूमि जो विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो, राइट, पूरे विश्व के लिए क्या हो, उसकी एक लिस्ट अलग बनाई गई। तो हमारे भारत में उस लिस्ट के अंदर एकमात्र आर्द्र भूमि जिसका नाम है लोकटक झील, उसको शामिल किया गया। ये है मतलब, भाई लिस्ट में तो थी, क्लियर। स्टूडेंट के अंदर से 10 लोग तो हैं, लेकिन उन 10 में से भी टॉप, तो वो टॉप। वनस्पतियों वगैरह को बचाने के लिए एक, जहां पर विशेष प्रजाति पाई जाती है, तो एक मॉन्ट्रैक्स सम्मेलन हुआ था साहब, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कि जहां पर ऐसी प्रजाति या भी ऐसी चीजें कहीं दूसरी जगह पर ना हो, उस रिकॉर्ड के अंदर शामिल करना, तो एकमात्र झील को किया गया, लोकटक झील को, ठीक है। 1985 में तो इसको आर्द्र भूमि बनाया गया, 5 साल बाद में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि बनाया गया, और 1993 में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत में क्या किया गया, सूचीबद्ध। ये लाइन में लिख लो। ये वाली लाइन में लिख लेना, यार दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और मणिपुर का एक है डांसिंग डियर, जिसको सांगाई कहते हैं, वो कि यहीं मिलता है। मणिपुर का राज्य पशु भी अंतिम प्राकृतिक आवास है, कहीं नहीं मिलता ये डांसिंग डियर, सांगाई। तो यहां पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, यानी कि इन द्वीपों के ऊपर जो है पशु पक्षी भी रहते हैं, राइट। तो तैरता हुआ पार्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तैरता हुआ पार्क जिसका नाम है केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर देना। फिर अगली लाइन, मणिपुर का डांसिंग डियर जिसका नाम है सांगई, क्या नाम है, सांगई। सांगई एक विलुप्त प्रजाति है साहब, जो सिर्फ यही मिलती। अन्य हिरण के जैसा होता है, लेकिन अन्य हिरण के तो सींग वगैरह किसी के नहीं होते, किसी के ज्यादा होते हैं, 12 सींगा होते हैं, एक होते हैं। इसके सींग विशेष प्रकार के होते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे फूल की तरह मुड़े हुए। लिख लिया, यस। और बिजली संयंत्र भी है, सिंचाई के लिए भी, पीने के पानी के लिए जल स्रोत है ना, और कोई प्रश्न नहीं बनता इससे। और लोकटक झील में अगर वहाँ पे लोग रहेंगे तो ग्रामीण मछुआरे भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे, जाहिर सी बात, मछुआरे भी होंगे। ये फुमडीज अभी लिखवाई दिया, तैरते हुए द्वीपों कहते हैं, जो कि फुमडीज के अंदर रहते हैं वो लोग, ग्रामीण मछुआरे, ठीक है ना भाई। तभी तो घर बना रखा, उन्होंने तो बना रखा घर, जो कि मैं आपको अभी ये बताया था ये, यस। इनके अंदर ग्रामीण मछुआरे रहते हैं, यहाँ की जनजातियाँ रहती। कोई आइलैंड बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इनके पास में जो टोकरे नुमा इनकी नाव होती है, टोकरे की जैसी, उसके अंदर बैठ करके ये जाते, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, उस्मान सागर नहीं, एक और था ना, नामो झील।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, कन्नूर नहीं, कन्नूर तो दक्षिण भारत में पड़ता, किन्नौर जिले में। लिख लिया गया? और लिख लेना, इसके निकट बौद्ध धर्म के 4 मंदिर हैं। इसके निकट बौद्ध धर्म के 4 मंदिर हैं। लिख लिया? और एक हेडिंग और लगा देना, उस्मान सागर झील। और बाकी की चर्चा करेंगे अपन मंडे को। कल मैं नहीं आऊंगा, तुम्हारा पता नहीं। लिख दो उस्मान सागर झील।